हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन। ऐसे कौन कौन सी फैक्टर्स है जो कि हमारा जो प्रोसेस है परसेप्शन का उसको किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन और नीड। मोटिवेशन ऑलवेज प्लेज अ वाइटल रोल इन वेरियस साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग परसेप्शन। तो जो मोटिवेशन है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है वेरियस साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस में, जिसमें हमारी परसेप्शन का प्रोसेस भी आ जाता है। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन यू फील हंग्री द स्मेल ऑफ द फूड कैचेज योर अटेंशन मोर इजीली देन व्हेन यू आर फुल। तो अब इसमें क्या लिखा है कि सबसे पहले तो तुम ये सोचो, जैसे तुम हो, तुमको लगी है बहुत तेज़ भूख, तो तुमको आसपास से खाने की खुशबू बड़ी जल्दी आती है, चाहे वो जितने भी दूर की चीज़ क्यों ना हो। पर जब तुम्हारा पेट फुल होता है तब तुम्हें खाने की खुशबू बहुत कम आती है, तुम्हारा उस पर फोकस नहीं जाता है ना। मैनी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैव ऑल्सो रिपोर्टेड द सेम इफेक्ट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में ये पता लगा है। इन अ क्लासिक एक्सपेरिमेंट स्टैनफोर्ड in 1936 reported that hungry participants perceived ambiguous stimuli more as food related stimuli than non-hungry participants। अब एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट में क्या पता चला है कि जो हंग्री पार्टिसिपेंट्स होते हैं दे मोर परसीव एम्बिगस स्टिमुलाई मोर एज फूड, जैसे फूड हो गया किसके अकॉर्डिंग, नॉन हंग्री पार्टिसिपेंट्स। तो इसमें मोटिवेशन का क्या रोल हुआ, तुम सोच रहे होंगे इसका उससे क्या रिलेशन। तो इसका उससे किस बेसिस पे रिलेशन हुआ। अब जैसे तुमको भूख लगी है, यू आर हंग्री, तो तुम क्या करने के लिए मजबूर हो जाओगे, खाने के लिए, ताकि तुम्हें जो खाना है वो आए तुम्हारे पास। तो इस टाइम पे तुम्हारा मोटिवेशन क्या है, दैट यू आर हंग्री, और तुम क्या अचीव करना चाहते हो, खाना अचीव करना चाहते हो। तो यही होता है मोटिवेशन का रोल। मोटिवेशन में कोई भी चीज़ आ जाती है, सिर्फ फूड या हंग्री होना नहीं, बाकी और बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो ऐसे में जो परसेप्शन का क्या रोल हुआ है, ऐसे में जो हमको खाना है, हमको फूड की जो स्मेल है या कोई भी स्टिमुलाई है, तो उसका हमारी तरफ फोकस ज़्यादा जाएगा, उसको हम अच्छे से परसीव करेंगे। जैसे अभी इस केस में क्या था, यहाँ पे क्या समझाया हुआ है कि जब हम हंग्री होते हैं, हमको जो फूड की स्मेल है वो बहुत इजीली हम उस पर अटेंशन देते हैं, उस पर हमारा बहुत अच्छे से फोकस जाता है। लेकिन जब हमारा पेट भरा होता है तब हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता, हम उसको परसीव नहीं करते। और इधर हमारा मोटिवेशन क्या है, दैट वी आर हंग्री एंड वी नीड फूड। तो ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर विच इज़ इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन और नीड। इतना समझ आया। तो फर्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन और नीड, एंड सेकंड आ जाता है हमारा इफेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन और परसेप्चुअल एक्सपेक्टेंसी। What is perceptual expectancy? It is a person's readiness or a predisposition to perceive things in a particular manner। एक इंडिविजुअल का एक तरीका, उसका एक अपना तरीका कि वो इन चीज़ों को किस पर्टिकुलर वे में परसीव कर रहा है, उसका एक पर्टिकुलर तरीका है उनको परसीव करने का। जैसे क्लासिक एक्सपेरिमेंट हुआ, इन्होंने क्या था, ब्रूनर एंड मिंटन ने इन 1955 इल्यूस्ट्रेटेड द रोल ऑफ एक्सपेक्टेशन इन आवर परसेप्शन। उन्होंने इस पर स्टडी करी थी, द रोल ऑफ एक्सपेक्टेशन इन आर परसेप्शन, की परसेप्शन पे जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है उसका कैसा रोल है। जैसे इन वन कंडीशन ही शोड हिज पार्टिसिपेंट्स एन एम्बिगियस पिक्चर ऑफ 13 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नंबर्स लाइक दिस। अब जैसे उन्होंने एक पिक्चर दिखाई अपने पार्टिसिपेंट्स को जिसमें ऐसे लिखा हुआ है 1 2 1 3 एंड 1 4। और सेकेंड कंडीशन में उन्होंने क्या दिखाई, उन्होंने ये दिखाई A B एंड C। तो अब देखो तुम, इतना समझ आया। उसके बाद इधर क्या लिखा है, इन फर्स्ट कंडीशन पार्टिसिपेंट्स परसीव्ड द एम्बिगियस स्टिमुलस एज 13 वाइल इन द सेकेंड इट वॉज परसीव्ड एज B। दोनों में सेम चीज़ लिखी है, दोनों में क्या लिखी है, सेम चीज़ लिखी है, पर वो एक जगह 13 की तरह परसीव हो रहा है, एक जगह B की तरह परसीव हो रहा है। क्यों? द ambiguous stimulus in both conditions was same but interpreted differently due to participants expectation। पार्टिसिपेंट की अपनी एक एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन मतलब कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर ये A है, ये C है, तो ये B ही होगा। और जैसे इधर ये 12 है, उसके आगे वाला, उसके पीछे वाला 14 है, तो बीच वाला ऑब्वियसली 13 होगा। तो इस तरीके से जो पार्टिसिपेंट है वो अपने माइंड में एक्सपेक्टेशन कर रहा है, उस चीज़ की एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो ये चीज़ होगी। ठीक है,
इतना समझ आया। उसके बाद यहाँ पे एक और स्टडी है दैट इन अनदर क्लासिकल स्टडी ब्यूजेल्स्की एंड एलेम्पे 1961 में यूज्ड एन एम्बिगुअस पिक्चर ऑफ रैट मैन एज शोन इन फिगर 18. This picture was presented in two conditions. In one condition, participants were first exposed to animal picture and then to ambiguous rat man picture, whereas in another condition, participants were first exposed to neutral pictures followed by the picture of rat man. Experimental condition in which participants were exposed to animal picture perceived more this ambiguous picture as a rat than in a later condition. तो इसमें क्या लिखा है कि जो हमारी जो इस एक्सपेरिमेंट की जो फर्स्ट कंडीशन थी उसमें क्या किया गया, उसमें पार्टिसिपेंट्स को एनिमल पिक्चर दिखाई गई, उसके बाद एनिमल पिक्चर दिखाई गई, उसके बाद उनको एम्बिगुअस रैट मैन पिक्चर दिखाई गई, ठीक है। पर इस टाइम उन्होंने क्या परसीव किया, दैट दे परसीव्ड इट एज मोर एज ऑफ अ रैट, उन्होंने रैट की तरह ज़्यादा परसीव किया उसको। और सेकेंड कंडीशन में क्या हुआ, सेकेंड कंडीशन में पार्टिसिपेंट्स वर in another condition participants were first exposed to neutral picture followed by the picture of rat man. और सेकेंड पिक्चर में सबसे पहले जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको न्यूट्रल पिक्चर दिखाई गई, उसके बाद जो थी वो एम्बिगुअस स्टिमुलाई वाली पिक्चर दिखाई गई विच इज़ द रैट मैन पिक्चर। तो इसमें क्या पता चला, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन इन विच पार्टिसिपेंट्स वर एक्सपोज टू एनिमल पिक्चर परसीव्ड मोर दिस एम्बिगुअस पिक्चर एज अ रैट देन इन लेटर कंडीशन। तो लेटर कंडीशन से पहले पहली कंडीशन में उन्होंने इसको ज़्यादा रैट की तरह जो था रैट की तरह इसको परसीव किया, ठीक है। अगर तुम इस एक एग्जाम्पल को भी अच्छे से समझ गए हो तो इसकी इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बस तुम्हारा टॉपिक का समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसके साथ हमने सेकेंड फैक्टर जो है हमारा इफेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन और परसेप्चुअल एक्सपेक्टेंसी, ये हमने कंप्लीट कर लिया। देन आ जाता है हमारा इफेक्ट ऑफ इमोशंस, किस तरह से हमारी इमोशंस हमारे परसेप्शन को अफेक्ट करती है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। व्हाट डू यू थिंक एन इमोशंस अफेक्ट योर परसेप्चुअल एबिलिटी? सपोज if you are a fan of particular IPL team and during a match the umpire made a call against your favorite team, then it's more likely that you will perceive that umpire as partial. Why? Because you believe that your team is perfect and it cannot make any mistake. Okay, this example shows that your emotion for your favorite team is distorting your perception of the reality. अब जैसे दो टीम है IPL की, एक है रेड टीम एंड सेकेंड इज़ ब्लू टीम, कोई भी टीम समझ लो, अभी जैसे समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। और एम्पायर जो था, एम्पायर ने क्या किया, तुम्हारी जैसे ये टीम है, एम्पायर ने बोला कि जैसे इसका एक पॉइंट हुआ, मतलब या फिर ये टीम जो है ये टीम जीत गई, पर यू आर फैन ऑफ दिस टीम, तो तुम क्या सोचोगे दैट जो एम्पायर है उन्होंने गलत बताया है, उनके हिसाब से तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी टीम जीतनी चाहिए, तो तुम क्या समझोगे कि जो एम्पायर है वो किसी काम का नहीं है, ऐसे कुछ भी। लेकिन जो रियलिटी है वो तो यही है कि रेड टीम इज़ द विनर एंड ब्लू टीम जो है वो हार गई। तो तुम क्या करते हो, यू डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन ऑफ रियलिटी, तुमने रियलिटी की जो परसेप्शन थी उसको तुमने डिस्टॉर्ट कर दिया, तुमने वो उस पर ध्यान नहीं दिया, तुमने क्या परसीव किया कि योर टीम इज़ द बेस्ट, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कैसे हमारे इमोशंस जो है वो हमारे परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। हमारा इमोशन हमारी टीम के लिए ज़्यादा अच्छा था, हमारा ये मानना था कि हमारी टीम परफेक्ट है, हमारी टीम जीतेगी, पर क्या हुआ, अंपायर जो थे उन्होंने बोला कि सामने वाली टीम विनर है। मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, तब तुम्हारी तुमने जो है रियलिटी को जो है तुमने इग्नोर किया, क्योंकि तुम चाहते थे कि तुम्हारी टीम जीते। इस टाइम तुम्हारे जो इमोशंस थे उनका बहुत बड़ा रोल था तुम्हारे परसेप्शन के लिए, ठीक है। Emotions do not hamper your perception always. Many studies have demonstrated the relationship between emotion and perception. अब इमोशंस ही हमेशा तुम्हारे परसेप्शन पे प्रभाव नहीं डालती। बहुत सारी स्टडीज़ ने बताया है इमोशन एंड परसेप्शन के बारे, उनके रिलेशनशिप के बारे में। An important point which needs to be mentioned here is that emotion does not always hamper your perception. ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था। Sometimes it facilitates also. Studies have suggested that when perception task is irrelevant to emotions, it hampers your performance. Whereas when your perception task is relevant to emotion, it facilitates the performance. अब जैसे तुम अगर खुद ही टीम में हो तो इधर फर्स्ट क्या लिखा है दैट
कि perception task is irrelevant to emotions, it hampers your emotion performance. When your perception task is relevant to emotion, it facilitates the performance. अब जैसे perception task है हमारा, जैसे perception task क्या है कि हमारी टीम जीते, तुम जिस टीम में हो वो टीम जीते, लेकिन तो ये अगर परसेप्शन टास्क जो है वो हमारा मतलब वो इरेलेवेंट है हमारे इमोशंस के साथ, तो वो हमारे परफॉर्मेंस को जो है वो अफेक्ट कर सकता है. पर अगर ये परसेप्शन टास्क जो है वो हमारी इमोशंस के रिलेवेंट हो, देन इट कैन फैसिलिटेट द परफॉर्मेंस. However, in a recent study, it was reported that emotions not only affect one's perception but also influence the working memory. अब इधर क्या लिखा है that emotions not only affect one's perception but also influence the working memory. वो working memory पे भी influence डालता है. ठीक है. Then आ जाता है हमारा effect of stimulus characteristic. You may have noticed that the horns used by heavy trucks usually have high frequency, high pitch and high volume. Why? Just to grab your attention. Studies have shown that those stimuli which sound, taste, look or feel different grabs our attention more than other stimuli and thus affect our perception. जैसे एक स्टिमुलस है, जैसे अभी इधर एग्जांपल दिया किसका, ट्रक का. उसकी जो हॉर्न होती है कैसी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, हाई पिच की होती है, हाई वॉल्यूम की होती है. क्यों? ताकि जो हमारा अटेंशन है वो उस पर बहुत जल्दी आ जाए, उस पर अटेंशन. और स्टडीज़ पे क्या माना गया है, स्टडीज़ हैव शोन दैट दो स्टिमुलाई, कोई स्टिमुलाई जिनका जो साउंड है, टेस्ट है, लुक है, कुछ भी है, अगर वो डिफरेंट है, देन इट ग्रैब्स आवर अटेंशन मोर देन द स्टिमुलाई एंड दस अफेक्ट द परसेप्शन. ऐसी स्टिमुलाई जिनका साउंड, टेस्ट, कुछ भी उसका कोई कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है जो डिफरेंट है बाकी स्टिमुलस से, तो वो हमारा अटेंशन ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है दूसरे स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग. दूसरे स्टिमुलाई के अगर हम उनके एग्जाम्पल में ले लें, और वो किसको अफेक्ट करता है, हमारे परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं. हम उसको ज़्यादा जल्दी परसीव करेंगे, हमारा उस पर ज़्यादा जल्दी फोकस जाएगा जिनका स्टिमुलस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट है बाकी स्टिमुलस से. अकॉर्डिंग टू the evolutionary psychologist, this property has a survival purpose. It has helped humans in identifying danger. ठीक है, इतना समझ आया. देन आ जाता है हमारा इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस. प्रायर एक्सपीरियंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द वे वी इंटरप्रेट स्टिमुलाई. किसी भी स्टिमुलाई को इंटरप्रेट करने से पहले हमारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है कि हमने इससे पहले स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग क्या सीखा था, उसके बारे में हमको क्या जानने को मिला था, ये आ जाता है, वो आ जाता है हमारे एक्सपीरियंस में, और वही हमारे परसेप्शन को शेप देता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू मिस्टेकनली परसीव अ रोप एज अ स्नेक इन द डार्क, देन योर प्रीवियस एक्सपीरियंस इज गाइडिंग योर perceptual process. What do you see in the above picture? A flamingo shaped pen, right? Even though this is not a typical pen, but you perceive it as a pen because of your previous exposure. ठीक है. अब जैसे लाइट नहीं थी तो हमने एक रोप को क्या समझ लिया, स्नेक समझ लिया डार्क में, और उसने हमको अगली बार किस में हेल्प किया, हमारी परसेप्चुअल प्रोसेस में, कि हम अगली बार क्या समझेंगे, रोप को रोप ही समझेंगे, हम स्नेक नहीं समझेंगे बिकॉज ऑफ आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस. ठीक है, ये आ जाता है हमारा इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस में. उसके बाद है हमारा इफेक्ट ऑफ कल्चर. कल्चर प्रोवाइड स्ट्रक्चर, गाइडलाइंस, expectations and rules to help people understand and interpret behavior. Ethnographic studies suggest that there are cultural differences in social understanding, interpretation, and response to behavior and emotion. Cultural scripts dictate how positive and negative stimuli should be interpreted. Now look at the following hand gesture and interpret it. What does it mean? अब जैसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो कल्चर है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर, गाइडलाइंस, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, गाइडलाइंस होती है, इसकी एक्सपेक्टेशंस होती है, इसके अकॉर्डिंग हमारी ये रूल्स प्रोवाइड करती है, ताकि जो पीपल है दे कैन अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट बिहेवियर्स, ताकि हम दूसरों का जो बिहेवियर है उसको समझ पाए और इंटरप्रेट कर पाए कि वो कैसे है. अब कुछ आ जाती है इथनोग्राफिक स्टडीज़. इन्होंने क्या बताया, दैट देयर आर कल्चरल डिफरेंसेस इन सोशल अंडरस्टैंडिंग. अब इधर कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं किस में, सोशल अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन में, एंड रिस्पॉन्स टू बिहेवियर एंड इमोशन. तो कल्चरल स्क्रिप्ट्स डिक्टेट हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टिमुलाई शुड बी इंटरप्रेटेड. तो इसमें आ जाता है कैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव स्टिमुलाई को जो है हम इंटरप्रेट कर सकते हैं.
अब जैसे इधर है ये एक एग्जाम्पल, हैंड जेस्चर रेफरिंग टू परफेक्ट. In India, the illustrated hand gesture refers to beautiful or perfect, but in Mediterranean countries, it refers to sexual insult, whereas in Japan, this gesture relates to money. अब जैसे इस जेस्चर का जो है हर जगह अलग अलग मीनिंग है, ठीक है. जैसे इंडिया में ब्यूटीफुल और परफेक्ट, पर मेडिटेरेनियन कंट्रीज में इट रेफर्स टू सेक्सुअल इंसल्ट, वेयर एज जापान में इसका मतलब होता है मनी. तो दिस एग्जाम्पल सजेस्ट दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्टिमुलस चेंजेस विद द चेंज इन कल्चर. तो जैसे जैसे हर कल्चर में हर स्टिमुलस का जो मीनिंग होता है वो हर जगह अलग अलग होता है, इट इज़ डिफरेंट. जैसे हमने ये जेस्चर से, जैसे ये हमारा ये था, इससे हमने पता लगा कि इसका मीनिंग जापान में अलग है, इंडिया में अलग है और बहुत सी मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ में अलग है. तो इट इज़ द इफेक्ट ऑफ कल्चर ऑन आवर परसेप्शन. इसके साथ जो है हमने हमारा 3rd यूनिट कंप्लीट कर लिया है, विच इज़ परसेप्शन. हम अपने अगले वीडियो में आएंगे विद द यूनिट 4. तब तक पढ़ते रहिए. बाय बाय.